एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, एटम में आप ये तो पढ़ के आ चुके हो कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एटम के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि एटम क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, या इससे भी स्मॉलेस्ट कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं। तो पूरा देखेंगे किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। डॉल्टन ने थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उसने बोला था कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है, एटम होता है। एटम में क्या होता है, एटम होता है। अब देखो, बाद में पता चला जब एक्सपेरिमेंट हुए कि एटम में भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। क्लियर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, समझो। एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो आपने पढ़ा हुआ है पहले से। और जिन लोगों को लगता है कि पहले से पढ़ा हुआ है तो स्किप करो। देखो, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है। क्लियर। इसकी प्रॉपर्टी होती है। बाद में चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो। इसके बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी, उसके बाद में न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। एंड न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। इसके बाद में आते हैं एटॉमिक मॉडल। क्या आते हैं, एटॉमिक मॉडल। एक बार थोड़ा सा समरी देख लो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मॉडल में आपको पढ़ना है थॉमसन मॉडल, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसके बाद में आया था बोर मॉडल। क्लियर। बोर मॉडल के बाद में देखा जाता है स्पेक्ट्रम वगैरह। स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है आपका, क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बाद में आता है वेव मैकेनिकल मॉडल। क्या आता है, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल में सोमरफील्ड मॉडल आप देख सकते हो। क्लियर। उसके बाद में आता है आपका वेव मैकेनिकल मॉडल। बोलता है कि बोर ने जिस टाइप से बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, एक ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है। क्या होता है, ऑर्बिट। जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। जिसकी रेडियस क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल बोलता है कि इसका ऐसा कुछ होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का क्या मिलता है, क्लाउड मिलता है। क्या मिलता है, क्लाउड मिलता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मिलता है। फिर बाद में वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट ना होके क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए जाते हैं वो हम देखेंगे अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी क्या होता है कि एक कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, समझो एक गिलास की क्या होती है, ट्यूब होती है। इस गिलास की ट्यूब में मेटल के दो पीस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जिनमें से एक क्या होता है, कैथोड, और दूसरा क्या होता है, एनोड। एक कैथोड और दूसरा एनोड। यहाँ पे मैंने बैटरी यूज में की है, वरना यहाँ पे वोल्टेज यूज में लिया जाता है। क्लियर। अब होता क्या है, ये होता है एवैक्यूएट पंप। क्या होता है, एवैक्यूएट पंप। इससे क्या होता है कि गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। क्योंकि गैस जो लेनी है हमें वो किस में लेनी है, लो प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में। क्लियर। जब इस गैस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, कैथोड से कुछ पार्टिकल या कुछ रेज, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ जाती हैं, और एनोड को हम परफोरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परफोरेट। और उसके बाद में एनोड के पीछे एक क्या लगाते हैं, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, जैसे जेडएनएस, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फाइड। क्लियर। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो। बाद में बोला गया कैथोड से जो रेज आती है इन्हें बोलते हैं कैथोड रे। क्या बोलते हैं, कैथोड रे। क्लियर हुआ आपको ये। आगे चलते हैं, प्रोटॉन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पढ़ के आ चुके हो। स्टार्ट
सीधा देखते हैं एटॉमिक मॉडल। क्या देखते हैं? एटॉमिक मॉडल। आपको याद क्या करना है? इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे मास और न्यूट्रॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो, शून्य। प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का या प्लस का? प्लस का। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? उसके बाद में देखते हैं हम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। और न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। डिफरेंस ये होता है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 एंड न्यूट्रॉन का होता है 1.674। क्लियर? इसके बाद में एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आप देखोगे क्या? थॉमसन मॉडल। क्या देखोगे? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या होता है? इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था? थॉमसन मॉडल ने बोला था कि एक पूरा पॉजिटिवली क्या होता है? एक एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सीड की तरह, यानी कि जैसे वाटरमेलन में सीड होते हैं उसी तरह ये पूरा पॉजिटिव एरिया है और इसमें इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? एम्बेडेड है। क्या है? एम्बेडेड है। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया, इसके ड्रॉबैक थे। उसके बाद में आता है रदरफोर्ड का स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की क्या करवाई थी? स्कैटरिंग करवाई थी। क्या करवाई थी? स्कैटरिंग। इससे उसने क्या है? ऑब्जर्व किया जब एक्सपेरिमेंट को, तो उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पास आउट हो रहे थे, उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? डेविएट हो रहे थे। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल दोबारा बाउंस बैक कर रहे थे, यानी कि जा रहे थे और उसी पाथ पे वापस बाउंस बैक कर रहे थे। इससे क्या हुआ? इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला गया कि एटम का मेजर पार्ट क्या है? एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है। क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? पास आउट हो रहे थे सीधे। क्लियर? दूसरा जो ऑब्जर्वेशन आया था, वो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? डेविएट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? अपने पाथ से डेविएट हो रहे थे। क्लियर? वो डेविएट क्यों हो रहे थे? क्योंकि बाद में पता चला कि एटम के सेंटर में इसका पूरा मास, यानी कि क्या है? मास एम्बेडेड होता है एटम के पूरे सेंटर में, जैसे क्या बोला गया? न्यूक्लियस। क्या बोला गया? न्यूक्लियस। यानी कि कोई ऐसा छोटा सा एरिया है जहां पे पॉजिटिव क्या है? चार्ज है। इस वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? डेविएट हो रहे थे। लेकिन बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो बाउंस बैक कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? कि ये जो एरिया है ये क्या है? बहुत स्मॉल है। क्या है? बहुत स्मॉल। और इसको क्या बोला? न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। क्लियर? ये मॉडल भी फेल हो गया था क्योंकि इसने बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? लेकिन ये मॉडल फेल हो गया था क्योंकि मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व। और जैसे ही समझो ये ऑर्बिट है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी देखा जाए, वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही थी? इनकी चेंज हो रही थी। वेलोसिटी क्या हो रही थी? चेंज। क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या आता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। इसलिए वेलोसिटी में चेंज आने से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन एस्केलरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्केलरेट। और हमें पता है कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एस्केलरेट होता है, क्या होता है? एस्केलरेट होता है, तो वो एनर्जी का क्या करता है? लूज करता है। और किस फॉर्म में? ईएम वेव्स के फॉर्म में। इसीलिए बोला जाता है कि ईएम वेव्स का जनरेट कैसे होता है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को हम एस्केलरेट करते हैं तो ईएम वेव क्या होती है? जनरेट होती है। क्लियर? रदरफोर्ड मॉडल तक ठीक था। इसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। क्या हुए? एक्सपेरिमेंट जिन्होंने बताया कि जो लाइट होती है उसका नेचर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है।
मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी वो किस नेचर को बता रही थी? वेव नेचर को। किस नेचर को बताती है? वेव नेचर को। मैक्सवेल बोलता है कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है? वेव नेचर है। क्या है? वेव नेचर। वेव के बारे में आप जानते होंगे, वेव क्या होती है? एनर्जी का एक तरह से क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। एनर्जी क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, पार्टिकल वही होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? ईएम वेव। समझो अब। वेव के कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ टर्म हैं जो समझने पड़ते हैं, जिसमें पहला है आपका वेवलेंथ। फर्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? जैसा नाम है उसी नाम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, एक वेव का लेंथ क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। लेकिन दूसरे तरीके से देखें, दूसरे मेथड से देखें तो क्या होता है? मान लो ये कोई वेव है अपने पास, तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे गई, यहाँ पे चली, तो एक वेव की लेंथ क्या कहलाती है? वेवलेंथ। लेकिन दूसरे मेथड से देखें तो ये क्या होता है? क्रेस्ट, और ये क्या होता है? ट्रॉथ। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ होता है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लेमड़ा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लेमड़ा से। दूसरा जो आता है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से जितनी वेव पास आउट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी वेव की वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अगर किसी वेव की वेवलेंथ क्या है? छोटी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? समझो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव पास होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब मान लो यहाँ पे कोई छोटी वेव है। क्या है? छोटी वेव, जिसका वेवलेंथ क्या है? कम। वेवलेंथ कम है, तो कम वेवलेंथ की ज्यादा वेव क्या होंगी? पास आउट होंगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर वेवलेंथ ज्यादा है, मान लो ये एक वेव है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो कम वेव क्या होंगी? पास होंगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। इसलिए हमें पता है फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ को लैम्बडा से। हमें पता है म्यू एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हमने देख लिया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के क्या होती है? एंटी प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है। क्लियर हुआ आपको? यूनिट की बात करें तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। और वैसे इसे किसमें देखते हैं? अंगस्ट्रोम में। किसमें देखा जाता है? अंगस्ट्रोम में। नैनोमीटर में भी देख सकते हैं, पिकोमीटर में भी देख सकते हैं। क्लियर? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ज। क्या होती है? हर्ज, या फिर सेकंड इनवर्स। हर्ज, सेकंड इनवर्स। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे आता है वेव नंबर। क्या आता है? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू बार से, और ये होता है 1/λ, यानी कि वेव का नंबर। वेव का नंबर। क्लियर? यानी कि मान लो एक वेवलेंथ की, एक वेव की वेवलेंथ कितनी है? लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा वेवलेंथ की वेव कितनी है? एक। तो एक लेंथ की वेव कितनी होगी? 1/λ। इसे क्या बोलते हैं? वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू बार से। किससे? म्यू बार से। क्लियर हुआ ये यहां तक? ओके। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो एक रिलेशनशिप आता है सी बराबर न्यू लैम्बडा। सी बराबर न्यू लैम्बडा। सी क्या है यहाँ पे? सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। क्लियर? ओके। उसके बाद में इस वेव नेचर से, मैक्सवेल ने जो वेव थ्योरी दी थी, इस वेव नेचर से डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे जो फिनोमिना थे वो तो एक्सप्लेन हो रहे थे, लेकिन कुछ फिनोमिना थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। जैसे पहला था ब्लैक बॉडी। कौन सा था? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रहे थे वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। दूसरा था आपका इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए इधर,
अगर किसी मेटल पे कोई फ्रिक्वेंसी की वेव आके इंसिडेंट होती है और उस मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इमिट हो जाए, क्या हो जाए, इमिट हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस थी जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तीसरा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए ये तीन इफेक्ट थे, ये तीन फिनोमेना थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। क्लियर। इनमें पहला था ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही थी, पहले हम ये देखते हैं ब्लैक बॉडी होता क्या है। ब्लैक बॉडी होता क्या है, ऐसा मटेरियल जो हर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और इमिट कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। दूसरा था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये मैंने बता ही दिया था आपको। अगर किसी मेटल पे, अगर किसी मेटल पे किसी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की क्या होती है, लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट होती है, और अगर वहां से फोटोन क्या हो जाए, इमिट हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में देखते हैं डिटेल में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सपोज करो ये अपने पास कोई मेटल है, क्या है, मेटल, और इस मेटल पे कोई लाइट आके क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। लाइट आके क्या हो रही है, इंसिडेंट। लाइट के इंसिडेंट होने से मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, अगर इमिट कर दे, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे, तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर तरह की लाइट आएगी मेटल पे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। जैसे कि इस क्लासरूम में भी देख लो, हर तरह की लाइट, वाइट लाइट है, अगर ये आपके पास मेटल की कोई चीज है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट क्यों नहीं हो रहे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि पहली है कि इंसिडेंट होने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, समझो, मिनिमम वह फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सके, इमिट करवा सके, इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सके, इमिट करवा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर। इसके अपोजिट में ये पूछ सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी कंडीशंस हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव कर सकती हैं, हो सकता है। देखिए पहला कंडीशन है आपका, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है आपका वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए किससे, इंसिडेंट होने वाली लाइट के वेवलेंथ से। अब ये अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, फ्रिक्वेंसी एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए तो वेवलेंथ कितना चाहिए, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या चाहिए, कम चाहिए। क्लियर। ओके। आगे देखो आप, होता क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पढ़ लिया, इसके बाद में आता है आइंस्टीन का इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो क्या होता है समझो, मान लो हम कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो इस लाइट की जो एनर्जी होती है उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने में चली जाती है, बची एनर्जी कहाँ जाती है, जो रेस्ट एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। किस में जाती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए बोला जाता है, आइंस्टीन ने जो दिया था फोटो इलेक्ट्रिक के लिए, वो होता है ई बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई क्या है यहाँ पे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी है। ई नॉट क्या है, ई नॉट की जगह पे कभी कभी फाई नॉट भी आता है, क्या आता है, फाई नॉट। ये क्या होता है, वर्क फंक्शन। क्या होता है, वर्क फंक्शन। के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी दो जगह जाती है। पहली जाती है आपकी इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ई नॉट।
वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, ई नॉट वर्क फंक्शन। हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। बची हुई जो रेस्ट एनर्जी है वो कहाँ जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। इसे आगे ऐसे भी देख सकते हैं, ई बराबर एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। न्यू की जगह आ जाएगा सी अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, देखो समझो। यहाँ पे जो कैथोड है, ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। कैथोड को हम क्या बोल देते हैं कि कोई मेटल का कैथोड लिया है और इस पे क्या है, लाइट इंसिडेंट करवाई है, क्या करवाई है, लाइट इंसिडेंट। और इस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से क्या है, ज्यादा। तो ये लाइट क्या करेगा, मेटल पे जैसे ही लाइट क्या होगा, इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, यहाँ पे क्या है, एनोड, क्या है, एनोड। ये एनोड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये एनोड की तरफ जाएगा। एक तरह से चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा, और एक करंट क्या होगी, जनरेट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा आता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम एनोड को क्या कर दें, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कर दें एनोड को, और उसके वोल्टेज को क्या करें, इंक्रीज करते चलें। और कब तक इंक्रीज करें, जब तक कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आने से रुक नहीं जाते। यानी कि जिसके पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई बी नॉट, where B naught is stopping potential, stopping potential। याद रखना, अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे क्या है, ई बी नॉट। तो बी नॉट को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, जितना यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी नॉट के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर, ओके। ये हो गया आपका क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, आगे भी देखते हैं।